हेलो फ्रेंड्स, यह हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का 7वां लेक्चर है जो कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित है। आज हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में कब कब कौन कौन सी शिक्षा नीतियाँ आई, कब आया, किस किस समय में आया, कौन लेके आया, उसमें क्या प्रावधान किए गए। चूँकि ये एनसीईआरटी जो कि महेश सर की है उससे हम कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वह अक्सर परीक्षाओं में एनसीईआरटी से ही प्रश्न आते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से हम प्रश्न को तो कवर करेंगे ही, लेकिन टॉपिक में जो भी प्रश्नों के अलावा भी उससे संबंधित अन्य तथ्य होंगे उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में की गई थी। तो वारेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल थे जो कि, और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में आया था। तो यही पूछा जाए कि सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी और 1781 में की गई थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कलकत्ता में की गई। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई, कलकत्ता में की गई और सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। यहाँ पे कुछ नोट है, इसको देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या हो गया अब कि वो जो भारत के धर्म ग्रंथ थे या फिर जो भारत की पुस्तकें थीं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद होने लगा। कुछ अंग्रेज भी भारतीयों पर शासन करने के लिए उनकी संस्कृतियों को समझना चाहते थे, तो जिनको अन्य भाषाएं भी आती थी उनका, जैसे संस्कृत के जानकार जब चार्ल्स विल्किंस हुए होंगे तभी तो उन्होंने भगवत गीता का अनुवाद किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य यही था कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया जाए। वो जानना चाहते थे कि अगर भारत में शासन करना है तो किस तरीके से करें। तो श्रीमद् भगवत गीता का ये प्रश्न आता है कि श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। तो कभी प्रश्न आया कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा अनुवादित पुस्तक तो श्रीमद् भगवत गीता है, या भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और यहाँ पे भी है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला तो यही है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी है? कालिदास की पुस्तक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। तो वैसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, अर्थात किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में की गई थी। और कब की गई थी? 1791 ईस्वी में। तो याद रखिएगा कि जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में अर्थात वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 ईस्वी में बनारस में किया गया था। आगे वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी बात हो रही है? असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड
बेलेजली के द्वारा की गई थी 1800 ईस्वी में। असैन्य अधिकारियों का अर्थ यह हुआ कि जो सेना में नहीं होते थे, अर्थात जैसे हम आज देखते हैं जो सिविल अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो इनकी जो ट्रेनिंग था, जैसे हम वर्तमान में देखते हैं आईएएस जो अधिकारी होते हैं जब परीक्षा पास करते हैं इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है, वह मसूरी में होती है जिसको हम लवासना कहते हैं। तो उसी तरीके से उस समय ब्रिटिश काल में उनको प्रशिक्षित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था 1800 ईस्वी में, लेकिन ये बाद में 2 ही 3 साल बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसके लिए इंग्लैंड में एक कॉलेज बनाया गया जिसे हेलीबरी कॉलेज भी कहते हैं। तो कभी प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। आगे है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो 1 लाख रुपए शिक्षा का प्रावधान चार्टर एक्ट 1813 में किया गया। तो शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, इसका प्रावधान 1813 के चार्टर के द्वारा किया गया। तो इस समय गवर्नर कौन थे 1813 के समय? लॉर्ड मिंटो, जिन्हें हम लॉर्ड मिंटो प्रथम भी कहते हैं। तो कभी भी ये वैसे तो लागू नहीं किया गया, कुछ खर्च वर्च नहीं किया गया, लेकिन प्रावधान तो किया गया ना अधिनियम में। तो कभी भी प्रश्न है 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान, तो वह चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा किया गया और उस समय लॉर्ड मिंटो मतलब इसके गवर्नर जनरल उस समय थे। तो यह शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का बजट प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। आगे, आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद है क्या? तो यह भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। आंग्ल प्राच्य विवाद की कुछ ऐसे 2 गुट बन गए कि जो थे कि भारतीय जो संस्कृति है उसको पढ़ाया जाए, भारत में जिस तरीके से कल्चर है, रहन सहन है, उन सबको इनको शिक्षा दी जाए और यहाँ की भाषा में दी जाए। और एक गुट था, उन्होंने कहा कि नहीं, हम शिक्षा अंग्रेजी में देंगे और पश्चिमी शिक्षा देंगे। इनका था कि पश्चिमी शिक्षा भी दो, जिसको हम तकनीकी शिक्षा भी कहते हैं, लेकिन आप यहाँ की संस्कृतियों को भी पढ़ाओ और यहाँ की भाषाओं में। तो अंततः जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो मतलब उसको लागू किया गया और अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। पश्चिमी शिक्षा का अर्थ है तकनीकी शिक्षा। यहाँ पे कुछ नोट है। भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु आंग्ल प्राच्यवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। तो आंग्ल प्राच्य जो यूरोपीय थे वो अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। तो जो आंग्ल प्राच्य विवाद था उसमें एक गुट था आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान और दूसरा था प्राच्यवादी। तो आंग्लवादी शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में देना चाहते थे और प्राचीन जहाँ वहाँ की उनकी पश्चिमी शिक्षा थी उनको देना चाहते थे, प्राचीन शिक्षा को अवॉइड कर रहे थे। लेकिन जो प्राच्यवादी थे उन्होंने कहा भाई भारतीयों को उनकी पारंपरिक ज्ञान दिया जाए, उनको उनकी भाषाओं में ज्ञान दिया जाए, हाँ तकनीकी शिक्षा भी दी जाए। अंततः आंग्ल यूरोपीय जीते और उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम में देने का प्रावधान किया। तो इसके मुख्य समर्थक लॉर्ड मैकाले थे अंग्रेजी शिक्षा के। आगे देखते हैं, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, इसके समर्थक ऑकलैंड थे। तो कभी भी प्रश्न आए कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत इसके प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। ये क्या है अधोमुखी निस्यंदन? जैसे जब शिक्षा देने का प्रावधान शुरू हुआ 1813 के अधिनियम के द्वारा, तो किया गया कि किसको शिक्षा दी जाए? तो ये निर्णय आया कि जो उच्च वर्ग है, जो थोड़ा बहुत हर तरीके से, जैसे
आर्थिक रूप से या फिर थोड़ा बहुत जो प्रशासन में भागीदार हो उनको शिक्षा दी जाए, और जो थोड़ा संपन्न है आर्थिक रूप से उन्हें दी जाए, उच्च वर्ग को दी जाए। क्योंकि बहुत विविधता भारत में थी, तो उन्होंने कहा उच्च वर्ग को दी जाए, और यह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में अपने आप धीरे धीरे टपकता जाएगा, जिसे हम टपकन सिद्धांत भी कहते हैं। तो उन्होंने कहा उच्च वर्ग को आप शिक्षा दे दो, बाद में ये स्वतः ही भारतीयों को शिक्षित कर देंगे, तो हमें खर्च भी नहीं करना पड़ेगा और शिक्षा सब तक पहुंच जाएगी। क्योंकि उनकी शिक्षा देने का उद्देश्य बस इतना था कि जो भारत में उन्हें प्रशासन करना था, तो अब वहां से कितने अधिकारियों को लाते, तो उनका उद्देश्य यही था कि ऐसे भारतीय तैयार किए जाएं जो रंग रूप से तो भारतीय हों लेकिन विचारों से अंग्रेज हों। तो उनकी विचारधारा को अंग्रेजों जैसी बनाने के लिए, ताकि उनके प्रशासन में वो भागीदारी निभा सके। अब भाई शिक्षित होंगे तभी तो उनके तरीके से प्रशासन कर पाएंगे। तो शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि ताकि शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, क्योंकि कितने अधिकारी ब्रिटेन से लाएंगे। तो मुख्य उद्देश्य यही था, आप सबको शिक्षित करने का नहीं था। शिक्षा का उद्देश्य बस इतना था कि उनको फायदा पहुंचे, उनके शासन प्रशासन में अगर भागीदारी कर रहे हैं तो यही के लोगों को ले लो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार ये आता है कि टपकन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो उच्च वर्ग से शिक्षा नीचे अपने आप चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि उनका उद्देश्य शिक्षा को शिक्षित करना नहीं था, अपने लिए एक जो प्रशासनिक अधिकारी तैयार करना था, जो उनके शासन प्रशासन में भागीदारी निभा सके उनको तैयार करना था, सबको शिक्षित करना नहीं था। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत ऑकलैंड के द्वारा लाया गया। आगे देखते हैं, लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे, तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित थे। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति अभी अभी हमने देखा कि जब आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ तो जिसमें आंग्ल जीते, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और तकनीकी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, पारंपरिक शिक्षा को अवॉइड किया गया और शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी, ना कि भारतीय भाषाओं में। तो ये शिक्षा पद्धति 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1835 में आया, वह मैकाले के द्वारा आ गया, जिसे हम मैकाले स्मरण पत्र भी कहते हैं। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और 1833 में के अधिनियम के द्वारा 1835 में आया। तो 1833 का जब एक्ट आया तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। आगे देखते हैं, यहाँ पे है आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई, 1835 के मैकाले स्मरण पत्र। मैकाले स्मरण पत्र कब आया था, 1835 में। उन्होंने कहा कि शिक्षा को अंग्रेजी में दिया जाए और अंग्रेजी और जो पढ़ाया जाएगा वो तकनीकी ज्ञान होगा, जो पश्चिमी ज्ञान होगा उसको पढ़ाया जाएगा। जो भी जिनको भी शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी में, तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग को ही पहुंच थी। और उस समय 1833 के द्वारा मैकाले को एक भारतीय कानून मंत्री भी बनाया गया था। तो मैकाले स्मरण पत्र आधुनिक शिक्षा प्रणाली से संबंधित है, जो कि वर्तमान में भी उसी तरीके से चल रही है शिक्षा प्रणाली। आगे देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का एक्ट 33 का एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में आया था और 33 के द्वारा 35 में अंग्रेजी शिक्षा अर्थात जिसे हम मैकाले स्मरण पत्र या इसे मैकाले एकॉर्ड भी कहते हैं, वह 1835 में आया। उसमें प्रावधान किया गया कि शिक्षा आधुनिक दी जाएगी और वह शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी होगी, माध्यम अंग्रेजी होगा और दिया जाएगा पश्चिमी शिक्षा। आगे है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के काल में है, तो विलियम बेंटिक, याद रखिएगा। आगे है, किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में आया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है
चूंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा की भी बात की गई कि शिक्षा प्राथमिक स्तर पर भी दी जाए और प्राथमिक स्तर पर उनकी भारतीय भाषाओं में दी जाए। चूंकि देखा गया कि जब 1835 में आया तो उसका शिक्षा का बहुत असर नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा प्रारंभिक शिक्षा वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ दी जाए, भारतीय भाषाओं में दी जाए। इसके बाद जब उच्च शिक्षा हो वो अंग्रेजी में दी जाए। तो प्राथमिक शिक्षा की बात भारतीय भाषा में अर्थात वहाँ की लोकल भाषा में दी जाए, और जब उच्च शिक्षा की बात आए तो उसको अंग्रेजी में अनिवार्यता की जाए। तो इसीलिए यह बहुत कारगर हुआ, इसी से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसा मतलब बदलाव उस समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 1857 में। वुड डिस्पैच कब आया? अभी हमने देखा 54 में आया, 1854 में आया। 1854 के द्वारा 3 जगह विश्वविद्यालय बने, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1857 में। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किए गए? 1857 ईस्वी में। आगे देखते हैं। यहाँ पे है मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। तो मनुस्मृति को एक कोड ऑफ जेंटू लॉज कहते हैं, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ। ये प्रथम ग्रंथ था जो कि संस्कृत में था। जैसे हमने देखा ना श्रीमद् भगवत गीता, ये सब पुस्तकें हैं। जो ग्रंथ है वह मनुस्मृति है, तो इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया। तो ये आप ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य किस भारतीय को प्रदान की गई थी? किसकी बात हो रही है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता तो माइकल मधुसूदन दत्त पहले भारतीय थे जिनको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य बनाया गया। तो याद रखिएगा, पहले भारतीय माइकल मधुसूदन दत्त को रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता दी गई, जो कि पेरिस में था। आगे, बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? तो किसकी बात हो रही है? प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था बंबई में डीके कर्वे के प्रयासों से। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय डीके कर्वे के प्रयासों से बंबई में स्थापित हुआ था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? कि भारतीय जो विश्वविद्यालय है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाए, इसकी वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जब बदलाव हो रहे थे तो उसमें से कुछ भारतीयों ने कहा भाई हमें हमारी धार्मिक शिक्षा, क्योंकि हमारा देश बहुत विविधताओं से भरा था, तो उन्होंने कहा धार्मिक शिक्षा दी जाए, क्योंकि कल्चर को अधिक महत्व उस समय भी दिया जाता था। तो यही कहा गया कि भाई मदन मोहन मालवीय के द्वारा कि शिक्षा धार्मिक दी जाए जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं। आगे ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि धार्मिक शिक्षा का सपोर्ट किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम वर्तमान में बीएचयू कहते हैं। इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। तो लॉर्ड हार्डिंग को याद रखिएगा। बीएचयू किसके द्वारा स्थापित किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग को आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ नोट है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 ईस्वी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अभी अभी हमने देखा ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मूल रूप से तो यह 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से किया गया। फिर 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा इसे
बीएचयू विश्वविद्यालय नाम दिया गया और बीएचयू की स्थापना की गई। उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत में वायसराय थे। आगे देखते हैं। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी बात हो रही है? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित करने की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा, डेविड हेयर के सहयोग से। तो डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज स्थापित किया गया 1817 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर के द्वारा, जिसका सहयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे है, वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में, जो कि उत्तराखंड में है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स टॉमसन के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो वर्तमान में आईआईटी रुड़की है वह 1847 में जेम्स टॉमसन के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईआईटी है तो इंजीनियरिंग होगा। तो रुड़की पहला ऐसा कॉलेज था इंजीनियरिंग का जो 1847 में स्थापित हुआ, और वह जेम्स टॉमसन के द्वारा स्थापित हुआ। आगे देखते हैं, यहाँ पे प्रमुख शिक्षा आयोग दिया गया है, किसके समय में आया था और कब आया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो वही जो हमने आगे पढ़ा उसमें से कुछ इसमें भी है। तो जैसे है, समितियां भी बनी थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे हम वुड डिस्पैच भी कहते हैं, यह 1854 में आया और उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। तो 1854 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, जो कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे हंटर आयोग, जो कि शिक्षा का एक आयोग था, वह हंटर आयोग 1882 ईस्वी में आया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे। तो लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग आया, 1882 ईस्वी में आया, शिक्षा से संबंधित था। इसमें शिक्षा की जांच के लिए आया था कि जो वुड डिस्पैच है उसमें किस तरीके शिक्षा का विकास हुआ, इसके लिए लाया गया था हंटर आयोग। आगे रैले आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, यह 1902 में बनाया गया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में रैले आयोग का गठन किया गया, जो कि विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यह 1902 ईस्वी में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया था और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। तो सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड जेम्स फोर्ड के द्वारा 1917 में किया गया। आगे इंच कैप आयोग, ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन ऐसे नाम याद रखिएगा, कभी क्रम मिलाने के लिए आ जाए तो याद रखिएगा उसके लिए। तो इंच कैप आयोग 1923 ईस्वी में बना और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग थे। तो लॉर्ड रीडिंग के समय में इंच कैप आयोग बना था 1923 ईस्वी में, वो भारतीय शिक्षा से संबंधित था। सब आगे के जो आयोग बन रहे थे उनमें कुछ सुधार, उसमें कुछ इसके लिए लाया गया था कि उसे देखा जाए कि क्या कमी रह गई, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था उतनी नहीं सुधर रही थी जितना ये लोग चाह रहे थे कि उनके प्रशासन में भागीदारी निभाए, जो उद्देश्य था। बाकी शिक्षा, भारतीयों को शिक्षित करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की यही कमी थी कि भारत में आए तो वैसे आक्रमणकारी हमारे यहाँ बहुत आए, वो भारतीय रंग ढंग में ढल गए, लेकिन अंग्रेज अंग्रेज ही रह गए, न वो भारतीयों को उन्होंने बदलने का प्रयास किया। तो ये कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए सबसे बुरी दशा थी। और जो आए और इसी संस्कृति में यहाँ के रंग ढंग में ढल गए, उनको पता ही नहीं चला कि वो भारतीय है कि विदेशी है। लेकिन ये विदेशी आए थे, विदेशी रह गए और विदेशी होके चले भी गए। आगे है
हारटोंग समिति जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, यह 1929 में गठित की गई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन के समय में हारटोग समिति गठित की गई जो कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था 1929 में। हारटोग समिति 1929 में, लॉर्ड इरविन के समय में। आगे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लिंडसे आयोग। उन्होंने कहा भाई प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाए। वो भी एक आया था कि 1929 में, इरविन के समय में ही, देखने के लिए कि प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर जो कुछ बड़े हो गए हैं जो लोग, प्रौढ़ शिक्षा भी दी जाए। आगे है सार्जेंट आयोग जो कि एक आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए लाया गया कि हमारे यहाँ जो भारतीयों से मिलकर यह सार्जेंट आयोग आया था। तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेबल थे। तो ये क्रम लगाने को आ जाता है, उतना तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन क्रम लगाने का आ जाएगा। रेरे आयोग कब आया था, सैडलर आयोग कब आया था, हारटोग आयोग कब आया था, तो सार्जेंट आयोग कब आया था। तो सार्जेंट आयोग 1944 में आया था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये अंग्रेजी शिक्षा, जो अंग्रेजों के समय में शिक्षा की बात की गई उस समय था। तो यहाँ पे है एक वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा वर्धा योजना लाई गई थी जो कि शिक्षा से संबंधित थी। तो वर्धा योजना किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, 1937 में आया और यह गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसमें आप लोग यही दो चीज़ याद, दो तीन याद रखिएगा कि ये क्रम मिलाने का था, किस वर्ष क्या आया था। तो चार्ल्स वुड 1854, हंटर आयोग 1882, रेले आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917 और इंच कैप उतना नहीं याद है। हारटोग आयोग 1929, सार्जेंट आयोग 1944 और राधा कृष्णन आयोग 1948। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्ष को दे देता है। तो आप इसको याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा तो तैयार हो जाएगा। इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच।